चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विशाल ऑनलाइन क्लासेस पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही है। आज के वीडियो लेक्चर में हम वन शॉट के माध्यम से फिजिक्स के चैप्टर थर्ड को जानेंगे, जो मानव नेत्र। इसके अंतर्गत हम लोग एक वीडियो में सारे चीज़ों को कवर करने का प्रयास किए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने वाले हैं, जो है आँख। आँख जो है ऐसा चीज़ है जिसके बिना मनुष्य का काम चल ही नहीं सकता। कहने के लिए तो बोल सकते बिना आँख के भी लोग जी रहे हैं, लेकिन आँख हो तो उसका अलग मज़ा होता है। आँख होने पर रंग बिरंगे चीज़ों को देख सकते हैं, दुनिया के सारे वस्तुओं को देख सकते हैं। जो आँख विहीन लोग हैं वो उतना अपने आप को सहज महसूस नहीं करते जितना आँख वाले लोग करते हैं, कि दुनिया के रंग बिरंगे चीज़ों को देखने में आँख हमारा काफ़ी मदद करता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानने वाले कि आँख होता क्या है, इसका मूलभूत परिचय क्या है, इसका बाहरी संरचना क्या है, इसका आंतरिक संरचना, इसके कार्य क्या, आँख से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती, मूलभूत आवश्यकता क्या है आँख के बारे में। तो ये सारे चीज़ों को आज हम जानेंगे कि आँख क्या होता है। तो अगर हम बोलचाल की भाषा में बोले कि भाई आँख होता क्या है, तो आँख होता है ना, जो एक गोलीय कोई वस्तु होता है, नेत्र गोल एक वस्तु होता है, ऐसे बोल सकते बोलचाल की भाषा में। या आँख ऐसा चीज़ है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम तो एग्जाम में ऐसे लिख नहीं सकते। तो आँख एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये मोटा मोटी बात है कि कैसे हम, कोई पूछे एक लाइन में कि आँख होता क्या है, तो आँख जो है एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, जिसकी सहायता से नॉट सम, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम दो बात को जानेंगे, आँख का बाहरी भाग, आँख का आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग क्या है, आंतरिक भाग क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए पहले हम लोग जानते पहले आँख का बाहरी भाग। तो आँख के बाहरी भाग में जनरली आपको तीन पोर्शन देखने को बाहर से मिला। अगर देखेंगे तो तीन पोर्शन बाहर से देखने को मिला है। एक ये वाइट वाला पार्ट, ये एक ब्लैक, ये जो काला भाग देख रहे हैं, काला के अंदर भी एक काला भाग, एक वो पार्ट, और उसके ऊपर का एक पार्ट। तो देखिए, अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखिए आँख क्या है। अगर आँख को दिखाना, देखिए फिगर उतना सही न बने, आप मैनेज कीजिएगा। देखिए, तो एक तो हम बताइए काला वाला भाग, और एक इसके अंदर का काला ये भाग। तो ये इसके अंतर्गत हम लोग ना लगभग 10 टॉपिक को जानेंगे। आँख के अंदर क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे फंक्शन है। तो देखिए आपको यहाँ फिगर के अनुसार दिख रहा होगा, देखिए फिगर में दिख रहा होगा कि आँख के अंदर कौन कौन पार्ट होता है। सिलियरी मसल होता है, आइरिस होता है, पुतली होता है, कॉर्निया होता है, जलीय द्रव होता है, नेत्र गोलक होता है, प्रकाश स्नायु होता है, दृष्टिपटल होता है, या रेटिना को ही दृष्टि पर कोरोइड होता है, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक होता है। तो इसका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कार्य है, किसका क्या फंक्शन, ये सारे बातों को हम लोग जानेंगे, आगे जानेंगे। पहले जानते हैं आँख का बाहरी भाग क्या है। बाहरी भाग जो हम तीन भाग देख रहे हैं, कौन कौन देख रहे हैं, एक वाइट वाला पार्ट देख रहे हैं, एक उसके ब्लैक वाला, ब्लैक के अंदर एक छोटा सा पार्ट और देख रहे हैं ब्लैक। तो वो तीनों भाग के बारे में जानेंगे। देखिए, तो ये जो पूरा चीज़ होता है ना, ये पूरा चीज़ होता है, ये श्वेत पटल कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वेत पटल कहलाता है। इसको हम श्वेत पटल कहते हैं। अगर इसको जानेंगे, इस भाग को जानेंगे, इस भाग को, सिर्फ इस भाग को देखिए, इस भाग को सिर्फ जानेंगे तो इस भाग को बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस, जिसको परितारिका कहते हैं, और इस भाग को, जो ये वाला भाग है, इसको कहते हैं प्यूपिल कहते हैं। तो ये मोटा मोटी इसका बाहर का ये भाग है, ठीक है। ये इसका मोटा मोटी पूरा भाग। अगर इसको देखेंगे बाहरी संरचना, तो ये इसको पपनी हो गया, ये पपनी हो गया। अगर ये देखेंगे तो ये पपनी हो गया। ये क्या करता है, तो इस धूल कण को
बचाने का कार्य करता है। अगर इस भौं की बात करें, क्योंकि भौं भी तो एक पार्ट हुआ आँख का, तो ये क्या करता है, जो पसीना माथे से गिरता है उसको रोकता है आँख में जाने के। कभी कभी आप लोग देखते होगा जब पसीना आँख में चला जाता है तो काफ़ी जलन टाइप के होता है, तो उसी को रोकने का काम ये भौं करता है। इसमें 3 पार्ट, हम बाहर के बारे में जाने, क्या क्या जाने। एक जाने प्यूपिल, ये जो उजला भाग देख रहे हैं, उजला उजला भाग देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक बोलते हैं। तो ये चीज़ जान गए। दूसरा जाने क्या, ये काला काला भाग, ये काला काला जो भाग पूरा देख रहे हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आप बताइए? इसको बोलते हैं, पूरा काला काला भाग को प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली, जिसको पुतली या प्यूपिल बोलते हैं। ये काला बीच में भी एक काला होगा, ये काला के बीच में भी एक काला टाइप के, उसको आइरिस बोलते हैं। आइरिस जनरली 3 कलर के होते हैं। क्या क्या होते हैं? ब्लू हो सकता, किसी का देखिएगा ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। कभी कभी देखिए बोलते हैं रे गोरका छोरा, ऐसे बोलते हैं ना, रे फलना छोरा, ऐसे बोलते हैं करके, क्योंकि उसका आँख, किसी का कुइसा बोलते हैं तो कुइस टाइप का होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक है। अगर आप मेरा देखेंगे तो मेरा ब्लैक है, किसी का ब्राउन होगा, किसी का ब्लू होगा, तो इस ढंग से होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि नेत्र का 3 भाग होता है, बाहरी भाग या 5 भाग हो बोल सकते हैं। अगर किताबी भाषा के तौर पर जाए तो 3 होता है। कौन कौन होता है? आइरिस होता है, जिसको परितारिका कहते हैं, श्वेत पटल होता है, एक प्यूपिल जिसको पुतली कहते हैं। अगर बोलचाल की भाषा में देखेंगे तो 5 होता है, 3 तो बता चुके, एक भौं होता है, एक ये पपनी जिसको बोलते हैं पपनी, ये होता है। तो ये सारे बात जान गए। अब इसका कार्य क्या है, पुतली का कार्य क्या है, कॉर्निया का कार्य क्या है, जलीय द्रव का कार्य क्या है? तो जलीय द्रव का कार्य है ना कि ये आपको ना, इसमें देखिएगा कभी कभी आँख में पानी की तरफ बनाए रखता है, गीला गीला बना। अगर सूख जाएगा तो देखिए हमेशा आँख में एकदम जलन टाइप के होगा। तो पानी को बनाए रखने के लिए, पानी को आँख में जलन पैदा नहीं हो, इसीलिए वो द्रव टाइप का होता है हमारे आँख में। अगर बात करें रेटिना का, तो रेटिना जो होता है आँख के पीछे होता है। अब बताइए, रेटिना जो देख रहे हैं, रेटिना होता है ना, ऊपर से एक लेयर होता है, उसका कार्य क्या होता है? वस्तु को देखने में। मानिए किसी का आँख खराब होता है भाई, तो आँख खराब होता क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि रेटिना निकाल देगा। मान लीजिए ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है। अगर मोबाइल का टेम्पर ग्लास खराब होगा तो सिर्फ टेम्पर ही ना उतारेंगे, अगर मोबाइल इसका स्क्रीन थोड़ी ना उखाड़ देंगे। तो ऐसे ही रेटिना होता है दृष्टि पर। अगर कभी कभी आँख खराब हो जाएगा तो देखिएगा वही लेंस चढ़ाया जाता है, उसी को रेटिना बोलते हैं। कि जब आँख खराब होगा तो उसका परत पर चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, न कि आँख का पूरा चीज़ हटा दिया जाता है। जस्ट लाइक मोबाइल देख सकते हैं आप लोग, टेम्पर हटाएंगे, उसका स्क्रीन नहीं हटाएंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया। आइए बारी बारी से जानते हैं कि सिलियरी मसल क्या है। तो सिलियरी मसल होता है ना कि अगर कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, हमारे आँख पर तेज रोशनी पड़ रहा है, और कभी देखते हैं हमारे आँख पर बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रहा है, तो क्या करता है? खिंचाव का कार्य करता है। अगर तेज रोशनी पड़ेगा तो देखिएगा ऐसे आँख मुना जाएगा। अगर ज़्यादा रोशनी पड़ेगा तो देखिएगा ऐसे ऐसे आँख मुना जाएगा। अगर कम रोशनी रहेगा तो अपने आप देखिएगा आँख फैल जाता है। तो सिलियरी मसल का काम होता है उसको तनाव करना है। ऐसे मतलब कहने का घिंचाव, तनाव जो बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने में मदद करना। तो ये चीज़ आप अच्छे से जान गए। नेत्र लेंस भी जान गए। नेत्र लेंस का क्या कार्य होता है कि किसी वस्तु को रिफ्लेक्ट करके रेटिना तक पहुंचाता है, जिससे हम वस्तु को देखने में मदद करते हैं। बाकी चीज़ हम आपको बता चुके हैं क्या है, कैसे। कोराइड क्या होता है? ये श्वेत पटल और रेटिना के बीच का व्हाइट वाला जो भाग है, इसी को कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोराइड, इसी को कोराइड बोलते हैं। ये भाग को ही कोराइड बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ हम जान चुके। अब इसको डिटेल से जानने के लिए आइए जानते हैं क्या है, कैसे। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर, मोटा मोटी हमने समझाने का सारा प्रयास किया है, जो समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, आँख का परिचय हम आपको बताए हैं। आँख एक संवेदनशील और जटिल अंग है। क्या है भाई? संवेदनशील और जटिल अंग है। जटिल अंग है जो हमें दृष्टि प्रदान करता है। यह प्रकाश को ग्रहण कर उसे विद्युत संकेतों में बदलना, जो मस्तिष्क तक जाता है, वह चित्र इमेज के रूप में पहचाने जाते हैं। समझ गए ये चीज़ कि हमारा आँख जो एक संवेदनशील अंग है, एक जटिल है, जो हमें दृष्टि प्रदान करता है। हम शुरू में ही बताए थे, किसी वस्तु को देखने की प्रक्रिया को ही आँख कहते हैं, क्योंकि एक संवेदनशील है। और
हमारे आँख से किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो क्या करता है, आँख जो होता है ना दिमाग को ये इन्फॉर्मेशन भेजता है कि ये हाँ ये चीज़ ये है, तो वही चीज़ इमेज को दिमाग में क्रिएट करता है और आँख के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आँख का जो व्यास होता है जनरली 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। जनरली आपके एग्जाम में पूछ देता है कि आँख का व्यास कितना होता है और इसका आकार क्या होता है। हम शुरू में ही बोले थे इसका आकार गोलीय का गोलाकार होता है। हम गोलीय बोले थे, लेकिन गोलाकार या गोलीय या स्फेरिकल कुछ भी बोलिए, स्फेरिकल कुछ भी बोले, तीनों टर्म बराबर ही है। अगर इसका व्यास पूछे तो इसका 2.5 सेंटीमीटर व्यास होता है, इसको याद रखना है आपको। अब आँख से कितने 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं नज़दीक की वस्तु को, और दूर की वस्तु को अनंत तक देख सकते हैं। कितना तक देख सकते हैं? अनंत तक। ये सारे बात हम बताए हैं। तो आइए जानते हैं कि अब टर्म बाय टर्म जानते हैं कि आँख के बाहरी भाग में 3 टर्म आता है, प्यूपिल, आइरिस, परितारिका। ये 3 बात जाने और बोलचाल के भाषा में एक भौं बढ़ जाता है और एक आईब्रो बढ़ जाता है, ठीक है। उसी के अनुसार आंतरिक भाग में नेत्र गोलक हो गया, लेंस हो गया, रेटिना हो गया, सिलियरी मसल हो गया, कोराइड हो गया। ये सारे बातों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं। पहला बात है आँख की संरचना कैसे करेंगे। आँख की संरचना अभी जस्ट बताया, हम बाहरी भाग को करके भी बताएं कि बाहरी भाग जस्ट लाइक ये होता है। अगर देखना चाहें तो ये होता है, ये एक काला भाग होता है, काला के अंदर भी एक काला भाग होता है। तो ये सारा चीज़ हम बताए हैं। तो देखिए पहला पलक हुआ, जिसको बाहरी भाग में पलक बोलते, जैसे ये बोले भौं जरा बोली ना गाँव देहात के भाषा मेरे पपनी हो गई, तो पपनी को ही आईलिड्स बोलते हैं। तो इसका कार्य क्या अभी जस्ट बताया, धूल, तेज प्रकाश और चोट से आँख की रक्षा करना अभी जस्ट बताया। आई बॉल, आई लेस धूल कण और कीड़ों से बचाता है। भौं अभी जस्ट बताया, पसीनों को आँख में जाने से रोकते हैं। जस्ट ये सब सारा चीज़ हम आपको शुरू में बता चुके हैं, क्योंकि ओवरव्यू हम शुरू में आपको पूरा दे चुके हैं कि क्या है कैसे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, जैसे आसानी होगी आप सारी बातों को समझने में। आईब्रो का पसीना को रोकना होता है, आई लैसेस बता धूल कण और कीड़ों से बचाता है। पलक जो होता है तेज प्रकाश या धूप से, जैसे यहाँ पर परा कुछ मान लीजिए कभी कभी देखिए, अभी जस्ट हम आपको एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। देखिए ये लाइट है, हमारे आँख पर पड़ा, तो देखिए आँख पर जैसे पड़ेगा ना तो ये आँख ना कुछ फ्लक्चुएट करेगा। क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। कहने का मतलब कि आँख में कुछ ना कुछ ये होगा। तो वो किस कारण से होता है? सिलियरी मसल्स के कारण ही होता है। वो आँख श्रिंक करना, कंप्रेस्ड करना, श्रिंक करना, कंप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये आंतरिक भाग हो गया। अब बाहरी भाग तो हम बता चुके, अब आंतरिक भाग में देखिए। आंतरिक भाग में देखिए कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? अभी जस्ट बताया कि आँख के पीछे भाग का हिस्सा होता है, आँख का पारदर्शी सामने का हिस्सा। अभी जस्ट बताए हैं आँख के पारदर्शी सामने का। अभी बताया ना कि आँख जो होता है, ये आँख जो होता है सामने पारदर्शी, ये सब बात होता है। ये 3 पॉइंट छोड़ के ये जो पॉइंट होता है वही कॉर्निया होता है, पारदर्शी। वही बताए हैं कि जब ये खराब होगा तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ये करेंगे। तो आँख के पारदर्शी सामने का हिस्सा प्रकाश को भीतर प्रवेश करने और अपवर्तन करता है। अपवर्तन करना कहाँ करता है? तो रेटिना पर करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इमेज कैसा है, उल्टा है, सीधा है, बड़ा है, छोटा है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। दूसरा बात है प्यूपिल। अभी जस्ट बता है प्यूपिल के बारे में। ये गोला काला भाग होता है, प्रकाश मात्रा को नियंत्रित करता है, अंधेरे में फैलता है, रोशनी में सिकुड़ता है। अभी जस्ट हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि क्या है कैसे, शुरू में हम ओवरव्यू दे चुके हैं। अब इसके बाद टर्मिनोलॉजी है आइरिस। आइरिस अभी जस्ट बताया कि ये आँख है, ये है, तो इस ये प्यूपिल हो गया। इसके भाग ये जो पॉइंट होता है इसी को ही आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस, दैट मीन्स परितारिका बोलते हैं। तो पुतली के चारों रंगीन हिस्सा कौन कौन? आइरिस क्या क्या हो सकता है? ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, और एक और बता है ब्लू हो सकता है। ये 3 टाइप का आइरिस हो सकता है। किसी मेरा जो है ब्लैक है, किसी का कुइस होता है, जो ब्राउन कुइस, अरे कुइसा केकरा देखिएगा कि केकरो आँख होता है ब्लू टाइप के, तो ये सब होता है आइरिस। ठीक है, रंग आँख का रंग यही तय करता है। पुतली का आकार बदल कर प्रकाश को नियंत्रित करता है। अभी बताया ना सिलियरी मसल्स का जो कार्य होता है कि किसी वस्तु को कितना देखना है। अगर ज़्यादा रोशनी पड़ेगा तो बंद होने लगेगा, कम वस्तु को मतलब कम रोशनी में किसी वस्तु को देखने जाइएगा तो वो आँख फाड़ के देखना पड़ता है। न कहते हैं कभी कभी गाँव अरे आँख फाड़ के देखना, अरे आँख फाड़ के, तो आँख फाड़ के देखना दैट मीन्स सिलियरी मसल्स का वहाँ कार्य कर रहा है। ठीक है,
ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। लेंस, लेंस जो होता है ये, अगर लेंस अगर देखना चाहें तो अभी देखिए, लेंस अगर देखना चाहें तो लेंस, ये नेत्र लेंस है, यही नेत्र लेंस है। तो क्या है भाई नेत्र लेंस, अभी जस्ट हम बताए आपको। नेत्र लेंस है जो पारदर्शी होता है, उत्तल आकार का होता है। आपके एग्जाम में पूछेगा आपसे आँख का लेंस किस प्रकार का होता है, तो आँख का लेंस उत्तल आकार का होता है। किस आकार का होता है, उत्तल आकार का होता है। तो आपसे पूछे एग्जाम में कि आँख का लेंस कैसा होता है, तो आँख का लेंस उत्तल आकार का होता है। और वस्तु की छवि रेटिना पर बनाने के लिए प्रकाश को फोकस करता है। अभी जैसे यहाँ पर आँख पर आता है, रेटिना क्या होता है, आँख के पीछे भाग में होता है। अगर चम्मच से यहाँ पर आँख में भोंक के निकालिएगा ना तो पूरा आँख निकल जाएगा, तो वो निकाल के समझाना संभव है नहीं। तो ये देखिए, ये आँख के पीछे रेटिना वो फोकस करता है किसी वस्तु को पहचानने में कि वस्तु क्या है, कैसे बड़ा है, छोटा है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, कैसे क्या बनेगा, ये सारे बातों को यहाँ बताया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। रेटिना के बारे में, रेटिना से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो क्या है रेटिना में भाई, तो रेटिना आँख के पीछे संवेदनशील पर्दा है, अभी जस्ट बताया है संवेदनशील पर्दा है। इसमें रॉड और कॉन्स नामक कोशिकाएं, अब रॉड की बात करेंगे तो रॉड का लगभग 6 लाख होता है संख्या। कॉन्स की बात करेंगे तो 1.5 करोड़ के आसपास होती है, नहीं ये होता है 6 लाख के आसपास, ये 1.5 करोड़ के आसपास होती है इसकी संख्या आँख में। एक और बात यहाँ पर आती है, आँख में कितनी मांसपेशियाँ होती है, 6 मांसपेशियाँ होती है। कहने का मतलब होगा आँख में 6 मांसपेशियाँ होती है। ये सारे बात आप समझ गए होंगे। रॉड का काम क्या क्या, कम रोशनी को देखने के लिए। कॉन्स का काम क्या है, कार्य पहचाने के। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आँख में रॉड का क्या कार्य है, तो हमारे आँख में रॉड का कार्य है कि कम रोशनी में देखने के लिए रॉड का काम है, वही कॉन्स का काम है रंग को पहचानने के लिए। तो रेटिना का 2 फंक्शन होगा, या रेटिना को 2 भागों में बांटा गया। लिख देगा निम्नलिखित में कौन रेटिना का भाग है, रॉड्स, कॉन्स, 2 और कुछ दे देगा, पूछेगा कौन, तो रॉड्स या कॉन्स जो भी आएगा उसको आपको टिक आउट करना है। ठीक है, ये चीज। इसका आँख का आकार क्या होता है, उत्तल आकार का होता है, ये भी आपको बता चुके हैं। अब ऑप्टिक्स नर्व, ऑप्टिक्स नर्व से ही पता चलता है, ऑप्टिक्स नर्व से ही पता चलता है कि ये सेंसेशन होगा, किसी वस्तु को मस्तिष्क से पहुंचा। नर्व डॉक्टर कभी कभी हाथ पकड़ता है तो समझ जाते हैं कि क्या परेशानी है, तो ऐसे ही आँख में भी नर्व्स होता है। ऑप्टिक्स नर्व कहने का मतलब हुआ कि किसी वस्तु को महसूस करके रेटिना पर भेजना कि देखिए भाई इसका इमेज कैसा है, और दिमाग को इसका संकेत पहुँचाइए। और दिमाग को जो संकेत पहुंचता है तब पता चलता है हाँ भाई ये मोबाइले हो, हाँ रे ये फलना चीज़। तो वही बात है, ऑप्टिक्स नर्व से रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य संकेत पहुंचाने का कार्य किसका होता है, ऑप्टिक्स नर्व का ही होता है। समझ गए होंगे। व्यूट्रस ह्यूमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यूट्रस ह्यूमर। अभी जस्ट बताया कि पानी जैसा जो आकार बनाए रखता है, पानी जैसा जो होता है, कभी कभी आँख में अगर ऐसे करके देखिएगा ना तो देखिएगा पानी जैसा, देखिए पानी जैसा कुछ आ गया ना, पानी जैसा कुछ ऐसा आएगा। तो आँख के अंदर जेली जैसा पारदर्शी पदार्थ जो आकार बनाए रखता है, मतलब कहने का मतलब आँख को एकदम शेप में बनाए रखता है। कितना मतलब कहने का, रोशनी में कितना आँख को फैलाना है, कम रोशनी में कितना फैलाना है, ज़्यादा रोशनी में कितना सिकुड़ाना है। तो इसका कार्य, इसी के कारण को शेप को बनाए रखने के लिए ये व्यूट्रस ह्यूमर का कार्य है। एक्वस से भी हम लोग एक्वस के बारे में जानेंगे, तो एक्वस से पता चल रहा है एक्वा डैट मीन्स पानी। पानी कहने का मतलब पूरा, मतलब अगर पानी बोला जाए, एक्वस का मतलब होता है पानी। तो कॉर्निया और लेंस के बीच के तरल पदार्थ, कॉर्निया अगर देखना चाहें, देखिए कॉर्निया कहाँ है भाई, कॉर्निया ये हो गया, कॉर्निया ये कॉर्निया हो गया, ये नेत्र। तो इसके बीच का जो भाग होता है, इसके बीच का जो ये भाग होता है ना, उसी को एक्वस कहते हैं। कहने का मतलब एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और लेंस के बीच का तरल जो पोषण और दबाव बनाए रखता है। तो एक्वस ह्यूमर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये चीज़ हम शुरू में ही, अब सारे चीज़ को हम शुरू में ही हम आपको बता चुके हैं। नेत्र गोलक क्या, गोले जिसे नेत्र गोलक कहते हैं।
अभी जस्ट देखिए ये नेत्र का जो गोलक होता है उसी को नेत्र गोलक कहते हैं। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं जो आपको बताया जाए। श्वेत पटल भी शुरू में बताया कि श्वेत पटल ये जो देखिए ये जो पार्ट होता है श्वेत पटल, यही श्वेत पटल होता है। नेत्र गोलक के सबसे बाहरी पर सफ़ेद मोटे एवं अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है जिसे श्वेत पटल कहते हैं, यही श्वेत पटल इसी को कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हम जब बताए शुरू में तो शुरू में ही सारे बातों को हमने डिस्कस कर लिया, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है बताना। मध्य पटल या कोराइड बोलते, तो अभी जस्ट मध्य पटल हम बताए हैं कि किसके किसके श्वेत पटल के नीचे गहरे रंग की परत होती है जिसे कोराइड कहते हैं। अगर दूसरे भाषा में अगर बोलना चाहें तो कोराइड क्या होते हैं देख लीजिए भाई। कोराइड जो होता है दृष्टि पटल, कहने मतलब रेटिना, और श्वेत पटल के बीच का ये जो भाग देख रहे हैं यही होता है कोराइड, CHROID कोराइड होता है, जिसको कोराइड को कोराइड ही बोलते हैं। ये किस रंग का होता है तो ये भूरे रंग का होता है, इसको ध्यान रखना है, भूरे रंग का होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग के बीच बचा एक और चीज़ बचा, क्या बचा भाई? एक और चीज़ श्वेत पटल तो हम बता चुके, बाहरी सफ़ेद होता है। मध्य पटल ये बता, पक्षमावी सिलियरी मसल्स जिसको बोलते हैं। कोराइड के पिछले भाग को पक्षमावी या सिलियरी मसल कहते हैं, जो लेंस को लटका कर रखता है। बोले ना कि लेंस को ऐसे लटका कर रखता है, तान को एक दूसरे को रखता है। आँख कभी आँख निकाल के देखिए तब पता चले, तो ये एक दूसरे को तान के रखता है ऐसे। अभी फिगर में भी देखे ऐसे तान के एक दूसरे को रखता है कि कितना प्रकाश में कितना करना है, कम प्रकाश में कितना खोलना है, ज़्यादा प्रकाश में कितना सिकुड़ाना है। तो वही लटका के रखता है सिलियरी मसल लेंस को। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। आइए रेटिना, रेटिना तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। रेटिना से हमेशा पूछा जाता है प्रश्न हमेशा। रेटिना नेत्र गोलक का सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही परत है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल का मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा होता है? वास्तविक, जिसको रियल बोलते हैं, वास्तविक या उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। तो ये तीन टर्म यहाँ पर आपको सीखना है रेटिना से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछता है। यहाँ से क्या पूछता है भाई? तो रेटिना जो होता है ना, आँख के भीतरी सूक्ष्म गहरी परत होती है जिसे रेटिना कहते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने जो वस्तु है वो सीधा है, लेकिन सही मायने में वो आँख के भीतर जब बनता है उसका इमेज, तो वो इमेज उल्टा होता है। उल्टा बनने के बाद हमारे आँख को, दिमाग को वहाँ से सिग्नल भेजा जाता है कि उसको सीधा करके दिखाया जाता है। यही चीज़ है, लेकिन बनता हमारे आँख पर उल्टा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अभी जस्ट बताया कि रेटिना दो तरह से मिलकर शंकु कोशिका, इसको कौन सेल बोलते हैं। इसकी 1 करोड़ संख्या होती है, बताए 1 करोड़ जनसंख्या होती है। वही वृद्धक की बोलेंगे तो 10 करोड़ होते। उसका 1 करोड़ नहीं होगा, 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ के बीच में बोलते हैं, लेकिन जनरली आपको 1 करोड़ देगा। इसका जो होता है 10 करोड़ होता है। इसका क्या होता है? 10 करोड़, इसकी संख्या 10 करोड़ होती है और प्रकाश संवेदी होता है। तो ये सारा बात हम जान चुके टर्मिनोलॉजी की। आँख के अंदर क्या क्या होता है, तो आँख के अंदर आपको सिलियरी मसल्स होते हैं, रेटिना होते हैं, नेत्र गोलक होते हैं, प्यूपिल होते हैं, आइरिस होते हैं, और क्या बोल लेंस होते हैं, नेत्र का लेंस बोलते हैं, पक्षमाभी मांसपेशियाँ होते हैं। बहुत सारी बातों को हमने यहाँ जाना। तो भाई जाना तो आपको मोटा मोटी सारे चीज़ों को हमने अच्छे से डील किया। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई। तो भाई आँख का कार्य क्या होता है, तो आँख का कार्य जो हमने टर्मिनोलॉजी जाना 10 टर्मिनोलॉजी, उसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना। फंक्शन ऑफ कार्य में प्रकाश कॉर्निया और लेंस से होकर गुजरता है। वस्तु उल्टी वास्तविक छवि रेटिना बनाती है, उल्टी बनाती है। और छोटा भी होता है, ये भी चीज़ जानिए। रेटिना प्रकाश को विद्युत संकेत में बदलती है। ऑप्टिक नर्व इन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क से सीधा समझने योग्य में चित्र में बदलता है। तो ये चीज़ हम शुरू में ही जान चुके, जो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ के आए हैं। अब लिखना क्या, 10th लेवल पर लिखा कैसे जाता है, वो तो हम आपको ये पॉइंट वाइज बताए। क्या बताए? पॉइंट वाइज बताए कि आपको आसानी हो समझने में, और कुछ नहीं। ये पॉइंट है,
ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये पॉइंट 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। हम 2 टर्म्स इसको बताने का प्रयास किए, एक पॉइंट वाइज बताने। पॉइंट वाइज बताने से क्या होता है कि आपको याद करने में जल्दी आसानी होगा और नॉर्मल भी आसानी होगा, लेकिन ये चीज़ आपको ज़्यादा फायदा करेगा। हम दोनों टर्म दोनों मेथड से देखते आइए। देखने की प्रक्रिया, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख पर पड़ती है तो कॉर्निया और नेत्र लेंस में अपवर्तन के बाद रेटिना पड़ती है। रेटिना पर वस्तु वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनती है। रेटिना बना यह द्विक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है तथा मस्तिष्क में वस्तु का सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है और हमें वस्तु देखने का आभास होता है, देखने का आभास होता है। बस हो गया, वही बात यहाँ पर लिख दिया, बस वहाँ पर 1 2 करके नहीं दिए। तो ये आपका हो गया एग्जाम में लिखने योग्य कि क्या क्या एग्जाम में लिख सकते हैं। ये एग्जाम से रिलेटेड हो गया आपके 10th लेवल का। अब जानते हैं अगर आप कंपटीशन के भविष्य में तैयारी करेंगे तो उससे क्या क्या बीमारी होगा, क्या क्या होगा, उसके उपचार के लिए क्या क्या किया जाना है। कुछ टर्म है उसको भी जान लेते। आइए, क्या है भाई, आँख से जुड़ी समस्या क्या क्या हो सकता है। निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष, स्टैग्नेशन, मोतियाबिंद, कलर ब्लाइंडनेस। ये 4 या 5 चीज़ हो सकता है। कितना हो सकता है? 1 2 3 4, ये 5 बीमारी आँख से रिलेटेड हो सकता है। निकट में पास की चीज़ें साफ, दूर की वस्तु धुंध। निकट कहने का मतलब होता है कि इसमें जस्ट उल्टा। निकट कहने का मतलब ये नहीं समझ लिया कि निकट कह रहा है तो निकट खराब होगा, दूर अच्छा होगा, नहीं, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। निकट कहेगा तो पास के अच्छा, दूर के खराब, और दूर कहेगा तो दूर के अच्छा, नज़दीक के खराब। ठीक है, दूर कहेगा तो दूर के खराब, नज़दीक के नीमन। निकट कह रहा है तो दूर के, मतलब जस्ट लाइक उल्टा हो जाता है। तो दूर कहे, निकट कहे तो निकट के खराब, निकट के साफ, पास की चीज़ साफ और दूर की चीज़ धुंधली। और दूर की कहे तो दूर की चीज़ साफ और निकट की चीज़ धुंधली। तो इसको आपको याद रखना, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, इसको आपको याद रखना। अस्तिगमिमिता, इसको स्टैग्नेशन कहते हैं। छवि तिरछी या धुंधली होती है। कभी कभी देखते हैं मोतियाबिंद लेंस का धुंधला होना, रंग पहचानने में समस्या, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अगर कलर ब्लाइंडनेस है किसी को तो उसको कलर ब्लाइंडनेस है किसी को तो उसको रेलवे में लेने में काफ़ी परेशानी होता है। रेलवे में उसका सिलेक्शन होना काफ़ी, सब पोस्ट पर नहीं लेकिन कुछ कुछ पोस्ट पर काफ़ी दिक्कतें आती है कलर ब्लाइंडनेस होने के कारण, खास करके ड्राइवर के क्षेत्र में। तो ये चीज़ आँख से जुड़ी समस्याएं हो गई कि क्या क्या है, कैसे है। आइए नेक्स्ट टॉपिक, आँख की देखभाल कैसे करें भाई। देखभाल के संतुलित आहार जिसमें विटामिन A, C, E हो, पढ़ते समय उचित रोशनी हो, मोबाइल कंप्यूटर या सीमित उपयोग हो, धूल से बचाव के लिए चश्मा पहनना, नियमित आंखों की जांच हो। तो हर ये सब आंख का देखभाल है, जो बेसिक देखभाल है आपको करना ही करना है कि कैसे क्या करना है। तो ये सब चीज़ कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं। आइए आगे, आँख के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो आपको जानना ही चाहिए। कोई भी गांव देहात में बड़ बुजुर्ग होता है ना, वो पूछ देता है, अरे फलना चीज़ हो जी, कथी हो जी, बता तो हमरा। तो आँख में लगभग 1 करोड़ रंग पहचानने की क्षमता होती है। आँख कम से कम 1 करोड़ रंग को पहचान सकता है। पलक झपकाने की गति कितना होती है? 0.3 सेकेंड होती है। कितना होती है? 0.3 सेकेंड होती है। आँख पूरे जीवन, आँख का जो लेंस होता है पूरे जीवन, आँख का जो लेंस होता है पूरे जीवन बढ़ता रहता है। नवजात शिशु की आँख जन्म के समय लगभग 75%, अगर कोई बच्ची पैदा लेता है तो उसका 75% आँख जो होता है विकसित होता है, और यह सारा जीवन जब तक मृत्यु नहीं हो जाए तब तक बढ़ते बढ़ते रहता है। आँख के रॉड सेल्स रात में देखने में मदद करता है लेकिन रंग नहीं पहचानते। इसकी व्यास की बात करेंगे, आँख का व्यास की बात करेंगे तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगर मांसपेशी की बात करें, मांसपेशी दैट मीन्स हड्डी की बात करेंगे तो इसमें 6 पाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। तो सिलियरी मसल्स के बारे में बताए थे कि सिलियरी मसल जो होता है कि आँख को तानने और सिकुड़ने की क्षमता रखता है। आँख को जैसे हम ज़्यादा रोशनी में गए तो आँख देखिएगा ऐसे अपने मने बंद होने लगेगा, और कम रोशनी में जाते तो आँख देखिए ऐसे अपने मने फाड़ देगा। आँख ना कहता है कभी गांव में करे आँख फाड़ के देखी छे, तो क्या किसका कार्य होता है? और सिलियरी मसल का ही कार्य कर। तो सिलियरी मसल्स का जो कार्य होता है ना, मांसपेशी तनाव को बढ़ा कर घटा कर जो फोकस का स्थिति होता है उसको बदल देता है।
जिससे हम वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, तो उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। तो इसका एक पॉइंट आता है कि भाई समंजन क्षमता में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? समंजन क्षमता में सबसे अहम भूमिका सिलियरी मसल की होती है। सिलियरी मसल को हिंदी में पक्षमावी मांसपेशियां कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना। तो देखिए, आँख अपनी सिलियरी मांसपेशियों के तनाव को घटा बढ़ा कर तथा लेंस के फोकस दूरी को बदल कर निकट स्थित वस्तु एवं दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देखता है, उसे नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। हम वही बात बताएं ना कि सिलियरी मसल के खींच के सिकुड़ा के जो फोकस दूरी है उसको बदल कर किसी वस्तु को देखने हो, चाहे नज़दीक हो या चाहे दूर हो, उसको देखने की प्रक्रिया को ही समंजन क्षमता कहते हैं। इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं भाई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इससे बोलने से ही क्लियर हो रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कहने का मतलब नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखना, यही हुआ। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोल रहा है, तो न्यूनतम दूरी से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। न्यूनतम दूरी बोल रहा है तो नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है। तो क्या कह रहा है भाई, ये जानते हैं, जिस न्यूनतम दूरी तक आँख किसी वस्तु को साफ साफ देखता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को किससे मतलब डिनोट किया जाता, कभी नहीं पूछेगा। तो अगर इन दैट केस कोई कोई होता है ना बकवास करने के लिए, कोई बच्चे में पूछ देता है, बता कथी से एक डिनोट करी छे, तो डी से। और वही दूर बिंदु के न्यूनतम दूरी कहेगा तो उसको बोलेंगे एफ से डिनोट करते। तो इसको 2 पॉइंट को ध्यान रखना। इसमें पूछा क्या जाएगा भाई, तो एक सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसको याद रखना है, या 0.25 मीटर होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिस न्यूनतम दूरी आँख किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। और इसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वही दूर दृष्टि की बात करेंगे तो वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। इसको आपको याद रखना है। आइए आगारी, निकट बिंदु। निकट बिंदु कहने से तात्पर्य क्या हो जाता है? वह निकट बिंदु जहाँ पर रखे किसी वस्तु को आँख साफ साफ देखता है। निकट बिंदु, निकट बिंदु कहने का अर्थ होगा कि निकट के वस्तु को, निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकता है। क्या देख सकता है भाई? साफ साफ देख सकता है, देख सकता है, यही बात है ना। तो निकट के वस्तु को साफ साफ देखता है, उससे उस नेत्र का निकट बिंदु कहा जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? इसको एन द्वारा। एन माने होता है क्या? नियर। वही नियर का एन लिया, नियर माने निकट होता है, तो वही चीज़ को डिनोट किया गया है। एक सामान्य आँख के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, अभी जस्ट हम बताए 25 या 0.25 मीटर, ये चीज़ आपको हम बता चुके हैं। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा बात है दूर बिंदु। निकट में निकट की वस्तु साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर बिंदु में दूर की वस्तु को देख सकते हैं। इसमें इतना झंझट है ही नहीं। अगर निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाएंगे तो दूर में क्या करेंगे? दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएंगे। तो वही बात है, वह सबसे दूर स्थित बिंदु जहाँ पर रखे किसी वस्तु को साफ साफ देखता है उस नेत्र को दूर बिंदु कहते हैं। इसे एफ होगा, हम शुरू में ही बताया, इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। एक सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। एक नॉर्मल आँख के लिए एक सामान्य आँख निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, और एक सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। कहने का मतलब हुआ मनुष्य का जो आँख है ना, कम से कम 25 सेंटीमीटर की निकट वस्तु को देख सकता है, और दूर से दूर देखने की बात करेंगे तो अनंत तक देख सकता है। क्योंकि हम अपने आँख से जब देखते हैं चांद तारा इस सारे चीज़ को देखते हैं तो क्या है? हमसे अनंत दूरी पर स्थित है। तो हमारी आँख का क्षमता क्या हुआ कि हम दूर तक अगर देखने की बात होगी तो अनंत तक देख सकते हैं, नज़दीक तक देखने की बात होगी तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। आइए आते हैं दृष्टि परास।
देखिए परास माने क्या होता है, रेंज होता है। क्या होता है, रेंज। कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर से लेके भाई अनंत के बीच, इसके बीच में जो देखने की प्रक्रिया है, ये दोनों के बीच में आप लोग मैथ में पढ़े हुएगा, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 10 के बीच में कितने संख्या है, तो इसके अंतर्गत 1 है, 2 है, 9 तक है। तो ये जो हुआ ना, इसका परास हुआ, इसके बीच में कितना चीज़ होता है। तो अनंत और 25 सेंटीमीटर के देखने के बीच के ही सिस्टम को दृष्टि परास कहते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं ना लिख सकते एग्जाम में कि हाँ भाई 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच देखने की प्रक्रिया को ही परास कहते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए आँख के निकट बिंदु, निकट बिंदु कहने का मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु, दूर बिंदु कहने का मतलब हो गया अनंत, अनंत के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। एक समान आँख की दृष्टि पर 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच हो सकता है। अभी जस्ट बता चुके हैं कि एक सामान्य आँख के लिए दृष्टि पर 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच हो सकता है। ये चीज़ आपको हम बताए हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष जनरली 3 प्रकार के। एक क्या होता है, मायोपिया, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, एक प्रेस बायोपिया, एक अबिंदुकता भी होता है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अबिंदुकता होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में इसके अंतर्गत बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ का, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे क्या है कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकट दृष्टि दोष को कभी कभी इंग्लिश में ही टर्म दे दिया जाता है। इसको इंग्लिश में लिखने का कारण ही ये था कि इंग्लिश में सीधे बोल देता है मायोपिया किसे कहते हैं। तो जिसको हिंदी का इंग्लिश आता हो रहेगा वो समझ पाएगा, नहीं आता रहेगा वो नहीं समझ पाएगा। क्योंकि कभी कभी एग्जाम हॉल में आपको निकट दृष्टि दोष की जगह मायोपिया दे देता है और दूर दृष्टि की जगह हेट्रो हाइपर मेट्रोपिया दे देता है। तो इसको आपको याद रखना है। जरा दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया इसका नहीं देता है। तो देखिए दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो इसके बारे में क्या, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका क्या है, कैसे, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, इसके बारे में। उसके बाद हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में, तीसरे में जरा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसको खंड खंड बांट के प्रयास ये है पढ़ाने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए अगाड़ी आइए देखते हैं क्या है भाई। अगाड़ी क्या है, देखिए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो निकट से पता चल रहा है, निकट स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। निकट का मतलब यही होता है, इसको ध्यान रखना है। नेत्र के जिस दोष के कारण वस्तु साफ साफ दिखाई देता है तथा दूर स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। और इसके क्या क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और नेत्र लेंस, ये नेत्र का लेंस और रेटिना जो पीछे है उसके बीच का दूरी बढ़ जाना, ये सारी चीज़ बाई फिगर हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है, नेत्र लेंस में निकट की वस्तु दिखना, निकट वस्तु दिखना, दूर वस्तु नहीं दिखना, साफ साफ नहीं देना, डैट इज कॉल्ड निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष के कारण क्या क्या है, निकट दृष्टि दोष के जनरली 2 या 3 कारण है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक, यही नेत्र गोलक जो है उसका लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। आइए इसको फिगर से देखते हैं। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे फोकस दूरी का कम हो जाए। यही नेत्र लेंस है ना, इसका ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी देखिए किसी के आँख में बहुत सारा वाइट तरह का एकदम पपड़ी टाइप का जमा हो जाता है, तो ही मोटा हो जाता है उसका नेत्र लेंस, जिससे देखने में परेशानी होती है। अब मानिए जगह इतना है, मान लीजिए कोई चीज़ का जगह इतना है और उसमें इतना बड़ा चीज़ घुसाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फटेगा ही फटेगा। फटेगा इन द सेंस करने का मतलब अगर आँख का जगह इतना है उसमें बड़ा चीज़ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो ये चीज़ है, जो
चीज़ पहले इतना में देखता वो एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने का मतलब हुआ कि उसका फोकस दूरी कम हो जाएगा, वो जगह ज़्यादा छेक लेगा। मान लीजिए पहले इतना होल से देखते थे, अब मान लीजिए कोई होल इतना ही है, पहले इतना छेद से होता था, अब ये छेद इतना आ जाएगा, इतना बड़ा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखने का जो ये है क्या होगा, ये बढ़ गया, ये वस्तु बढ़ गया, तो क्या होगा, इसका फोकस दूरी कम हो गया, ये देखने कम दिखेगा। तो वही बात है यहाँ पे, तो ये बताने का हमने प्रयास किया। अब इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार अवतल लेंस के चश्मा बनाकर किया जाता है। इसको आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, वही दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। आइए बाई फिगर इसको देख लेते हैं। फिगर में हम देखेंगे तो दूसरा फिगर को अगर अच्छे से देखते हैं, दूसरा नंबर फिगर को अच्छे से देखते तो देखिए बनना तो चाहिए था यहाँ पर, लेकिन बन कहाँ रहा है, बन यहाँ पर है। कहने का मतलब आगे बढ़ रहा है, तो यही लंबा हो जाना। बनना चाहिए था यहाँ पर, बन यहाँ रहा है, तो वही चीज़ इसके बारे में बताया। तीसरा पॉइंट है कि उपचार कैसे किया जाता है, तो उपचार अवतल लेंस लगा के किया जाता है, ये है उपचार अवतल लेंस लगा के किया जाता है। और दूसरा पॉइंट था कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, और देख रहे हैं आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, वही देखिए, ये देखिए अगर इसको देखिएगा, इसको कंपेयर करिए तो आवश्यकता का अधिक मोटा हो जाना। तो यही 3 पॉइंट था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बाई फिगर भी आपको समझाने का प्रयास किया। दूर दृष्टि दोष कहने से तात्पर्य क्या हो जाता है जानते हैं, कहने से ही अगर आप देखेंगे जिस नेत्र दोष के कारण दूर स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन नज़दीक स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसी को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता। जस्ट इसका वाइस वर्सा है, दैट मीन्स इसका उल्टा है। तो समझ गए होंगे, दूर दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक दिखाई देता है, नज़दीक साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर साफ साफ दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है, क्लियरिटी नहीं होती है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। आइए इसके कारण क्या है भाई, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो कारण इसके 2 कारण, जैसे निकट दृष्टि दोष के 2 कारण थे, उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष के भी 2 कारण। कौन कारण, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, उसमें था बड़ा हो जाना, इसमें छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना, ऐसे जैसे हम बनाए थे आँख का फिगर, तो यहाँ पर एक ऐसे करके था जिसको सिलियरी मसल तानता है, तो यही ना नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस और रेटिना जो है आँख के पीछे वाला भाग होता है के बीच की दूरी का कम हो जाना। जैसे बनना चाहिए, मान लेते ये कोई आँख है, बनना चाहिए यहाँ पर कोई भी चीज़ का, लेकिन बन रहा है यहाँ पर, तो वही हो जाता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा पतला हो जाना, जिसके कारण लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, और वहाँ पर क्या था, पतला हो जाना जिससे फोकस दूरी का कम हो जाना। 2 बात था, वहाँ कम हो जाना, यहाँ बढ़ जाना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, वही चीज़ है, बस उसका उल्टा है। इसको फिगर देखना चाहिए, आपकी एग्जाम में फिगर पूछता नहीं, अगर देखना चाहिए तो देख सकते हैं। देखिए पहला था कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, देखिए बनना चाहिए था यहाँ लेकिन बन रहा है यहाँ, तो वही बात है। ये सारा चीज़ हमने काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया है, आपको एकदम अच्छे से फिगर बाय फिगर, तो आप फिगर से भी समझ सकते। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है इससे, आपके एग्जाम में फिगर वैसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, एग्जाम में फिगर पूछा नहीं जाएगा, बट आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ बता दी है। इसको किस लेंस द्वारा सुधार किया जाता है, तो इसको अभिसारी लेंस द्वारा सुधार किया जा सकता है। चलिए आइए आगारी उपचार क्या अभी जस्ट बताया कि उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है, ये जस्ट अभी बताया। और इसके कुछ बात है कि अब एक बात आता है जरा दृष्टि दोष। क्या है जरा दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष पर है, एक दूर दृष्टि दोष पर है, एक जरा दूरदर्शिता पढ़ेंगे या जरा दृष्टि दोष के एक अबिंदुकता पढ़ेंगे। तो जरा दृष्टि दोष वैसा दोष होता है जिसमें न तो दूर की वस्तु और न ही नज़दीक, दोनों साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसे जरा
दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, दूर में दूर दिखाई देता है, नज़दीक नहीं दिखाई देता है। जरा दृष्टि न दूर का दिखाई देता है न नज़दीक का दिखाई देता है। कहने का मतलब दिखाई देता है लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देता है जरा दृष्टि दोष में। इसको बाइफोकल लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है। इसके कारण क्या है, तो कारण वही है कि लचक हो जाना, क्या चीज़ सिलियरी मांसपेशियाँ जो होती है उसमें खिंचाव नहीं हो पाना, लूज हो जाना, जिसके कारण समंजन क्षमता घट जाता है, वही सब सारा बात है। तो ये जानते इसका कारण क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धा अवस्था में नेत्र की लेंस लचक कमजोर हो जाती है तथा सिलियरी मांसपेशियों समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति के आंख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति निकट स्थित दूर स्थित वस्तु से पीड़ित हो जाता है। हम बताएं ना कि उम्र जब बढ़ेगा तो क्या होगा, सिलियरी मसल अभी जैसे मेरा आँख है, ठीक है, तो मेरा आँख तो अभी जवान है तो इसमें क्या है कि तना हुआ है, सिलियरी मसल तान के रखता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलेगा तो ये क्या होगा, ये अपने आप श्रिंक होगा। देखिएगा बूढ़ा सबके एकदम गाल चटक जाएगा, ये सब सारा चीज़ श्रिंक होने लगा। तो श्रिंक, चमड़ा श्रिंक हो रहा है तो बॉडी का पूरा पार्ट भी श्रिंक होगा ना, आँख होगा श्रिंक, आँख के अंदर जो मसल्स है वो श्रिंक होगा। तो उसी कारण से नज़दीक के बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण उसमें खिंचाव सही से नहीं हो पाता, तो उसी का कारण हो जरा दृष्टि दोष होता है। आइए आगे अभी बताया इसके उपचार के लिए द्विफॉक्सी, क्या द्विफॉक्सी या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष का उपचार बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आगे आइए, एक अबंधुकता, हम अभी जस्ट बताए कि अबंधुकता के बारे में हम जस्ट यही बताए हैं कि अबंधुकता क्या है, इसको एस्टिग्मेशन बोलते हैं, ASTIGMATION, एस्टिग्मेशन बोलते हैं। तो देखिएगा कि वैसा दृश्य जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, किसी भी वस्तु को। इसका लेंस जो होता है ना, उसका बेलनाकार लेंस का, इस तरह का लेंस का उपयोग करता है, इस तरह का उपयोग, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाए। किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता उसे अबिंदुकता कहते, इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि अबिंदुकता किसे कहते, सीधे पूछेगा, वैसे पूछेगा नहीं। अगर इन दैट का पूछता है तो अबिंदुकता के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस। कौन लेंस का, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके तो ये सारा चीज़ हम पढ़ लिए कि क्या है, कैसे है, दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष कितने प्रकार के, एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूरदर्शिता, जरा दृष्टि दोष या जरा दर्शिता, या एक अबिंदुकता। ये चार चीज़ें, चारों चीज़ के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद उपचार के बारे में पढ़ा, कारण पढ़ा, ये सारे चीज़ को बारे में हमने जान लिया अच्छे से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्स, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसी के अंतर्गत आपको बहुत सारा चीज़ें, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, फिर अंतरिक्ष में काला क्यों दिखाई देता है, ये सारे चीज़ के बारे में इसी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया हो। तो देखिए होता क्या है ना कि जब होता है वायुमंडल से कोई चीज़, मान लीजिए कोई भी रे आ रहा है, चाहे कुछ प्रकाश निकल रही है, तो क्या होगा कि उसमें कभी वहाँ पर वायुमंडल में ऐसा है ना कि वहाँ पर तो हमेशा बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है। तो डस्ट पार्टिकल तो क्या होगा, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस है तो क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट निकलेगी तो क्या होगा, कहीं कहीं वो अपने उस धूल कण से टकरा के कभी कभी सीधे निकल जाएगी, कभी कभी मुड़ जाएगी। मतलब कहने का मतलब हुआ अस्थिर नहीं रहेगी, यही बात है। तो अभिलंब से कभी दूर चली जाएगी, अभिलंब के कभी नज़दीक आ जाएगी, तो वही बात है। तो किसी तारे या अन्य प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें निर्वात से होकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, अभी जस्ट बोले, तो कितने अपवर्तित हो जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल के सभी जगह अपवर्तनांक समान नहीं होता, वही बात है। अपवर्तनांक समान नहीं होता मतलब क्या, डिस्टर्बेंस होना। अगर डिस्टर्बेंस होगा तो हम बताए थे एक बात, सघन
और विरल माध्यम। सघन माध्यम में चलना कठिन है, लेकिन विरल माध्यम में चलना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, ये चीज़ आपको बता। सघन माध्यम माने क्या होगा, कांच, कांच या पानी। वही विरल माध्यम की बात करें तो हवा, हवा में चलना आसान है, जबकि कांच और पानी में चलना कठिन है। तो वही बात है, अपवर्तनांक समान नहीं होते, ये किरण क्या हो जाए, कभी अविलंब की ओर मुड़ जाएगी तो कभी अविलंब से दूर हो जाएगी, कभी सीधे निकल जाएगी। मतलब कहने का मतलब अस्थिर नहीं रहेगी, अपवर्तनांक समान नहीं होता। तो क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ जाती है तो कभी अविलंब से दूर हो चली जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले इसी प्रकाशीय घटना को वायुमंडल का अपवर्तन कहते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, समझ गए होंगे कि वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण प्रकाश या तारे से कोई भी स्रोत जिससे प्रकाश निकल रही है वो प्रवेश करती है तो अपवर्तित होती है। तो उसका कारण है कि वहाँ पर अपवर्तनांक समान नहीं है, असमान नहीं है। कहने का मतलब कि डिस्टर्बेंस बहुत है, धूल कण, कभी किरणें अविलंब से दूर जाती है तो कभी धूल अविलंब से नज़दीक आती है। तो ये सारी घटनाएं होती रहती है। इसी सारी घटनाओं को प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है भाई, वर्ण विक्षेपण क्या है, कोई भी मान लीजिए प्रिज्म है, इससे कोई एक लाइट प्रवाह किया, ठीक है, और ये जो प्राप्त होता है एक श्वेत प्रकाश में श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाती है, श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये चीज़ आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है जो आपको बताया। देखिए ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, सूर्य से कोई प्रकाश है, ये सूर्य से कोई, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, देख लीजिए, चलिए ये श्वेत प्रकाश है, ठीक है, सूर्य से कोई प्रकाश आ रही है और ये प्रिज्म से जब टकराती है, तो एक 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। 7 रंग को अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो ये ट्रिक है बैजानी हफीनाला। इसको याद रखने का, बैजानी हफीनाला, इसको याद रखने का ट्रिक है। तो श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है। तो इसी परिघटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अगर एग्जाम में पूछता है तो ये 2 नंबर में पूछेगा, तो ये दे दीजिएगा, डिफिनीशन दे दीजिएगा ये, और एक छोटा सा फिगर बना दीजिएगा, क्लियर। अब वर्ण विक्षेपण, सबका वर्ण विक्षेपण या तरंगदैर्घ्य सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है। देखिए तरंगदैर्घ्य क्या है भाई, तो देखिए सबका हम जो बोले बैजानी है, बैजानी हफीनाला, यही चीज़ हम आपको बताए हैं, ठीक है। सबका एक एक वर्ड, सिंगल वर्ड, शुरुआती वर्ड लेके उसको एक ट्रिक बना दी है और कुछ नहीं। तो देखिए कह रहा है कि बैगनी का तरंगदैर्घ्य कितना, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 10। इसको आपको याद में रखना है। एग्जाम में आपसे पूछता है कि बैगनी का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 400 से 440। एक ये पूछता है और आपसे एक ये पूछता है, लाल का पूछता है ज़्यादातर, बाकी बीच का पूछता नहीं है। अगर आपको याद रखना है तो याद कर लीजिएगा। और पूछ देगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है या किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यही 2 क्वेश्चन यहाँ से एराइज होता है। तो सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम तो बैगनी, और ज़्यादा की बात करेंगे तो लाल। क्या, लाल। तो ये चीज़ आपको याद में रखना है। कभी कभी इसका रेंज भी पूछ देता है, तो लाल का 620 से 700, और कभी कभी 600 से 700 भी कहीं कहीं देता है, तो इसको देख के मार देना। और ये बैगनी का कभी कभी 420 से लेकर 440 तक ही देता है। कभी 400 से 440 दे देगा, कभी 420 से 440 दे देगा, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल ऑब्जेक्टिव में एराइज होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आइए जानते हैं
काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सबका फेवरेट है स्पेक्ट्रम। बचपन में हम लोग इसके बारे में पढ़ते थे, देखते थे। अभी भी बारिश होता है तो बारिश के बाद देखिएगा कि एक ऐसे करके ना, ऐसे करके एक आधा गोला जिसको बोलते हैं, आधा गोला जस्ट लाइक दिस, आधा गोला करके 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है बरसात के जस्ट बाद, उसी को ही वर्णपट या उसको इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये देखते जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म की दूसरी पर्दे पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, उसे को एक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, ये जस्ट लाइक आप पीछे जो पढ़ के आए हैं वही चीज़। क्या पढ़ है पीछे, देखिए क्या पढ़ रहे पीछे, वही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जस्ट लाइक है, लेकिन इसमें सीधा बोलकर 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये नहीं बोल रहा है कि 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होती है, तो इसको आपको याद रखना है। तो क्या बोल रहा है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म की दूसरी ओर पर्दे पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, इसे ही स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। बैजानी हैफी नाला, इसका रेंज होता है 600 से 700 के बीच, अभी जस्ट बताया, या 620 से 720 के बीच में देता है। इसका होता है 400 से 440 के बीच, इसका या 420 से लेकर 440 के बीच होता है, तो इसको आपको याद में रखना है। आइए आगे, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हम लोग का सबसे फेवरेट, बचपन का फेवरेट। क्या तो इंद्रधनुष क्या होता है, जिसको रेनबो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रेनबो, रेनबो, ठीक है। वर्षा होने के बाद सूर्य चमकता है तो सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होने पर आकाश में कभी कभी 7 रंगों की अर्धवृत्ताकार, अभी बताया ना, अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देता है, उसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। वो रंग कौन कौन होता है, तो रंग रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है, वायलेट होता है। तो ये सारे चीज़ होता है, जिसको विबजियोर कहते हैं, VIBGYOR, विबजियोर कहते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है, विबजियोर। और इससे आप हिंदी में याद करेंगे, बैजानी हफी नाला, ऐसे करके याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, तो जस्ट हम अभी उसके डिफिनीशन से ही पता चलता है कि बारिश की जब बूंदें गिरती है तो सूर्य की तरफ पीठ खड़ा करने के 7 रंगों की एक सफ़ेद अर्धवृत्ताकार पट्टी बनती है, उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए जी, वर्षा के बूंद जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो अपवर्तन के समय 7 रंगों में विभाजित हो वर्षा की बूंद दूसरी सतह पर पड़ते हैं, अंशतः परिवर्तित होकर पुनः पहली सतह पर पड़ती है और वहाँ से अपवर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचते हैं, जिसके कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। समझ गए होंगे ये चीज़। वर्षा के बूंद में जब श्वेत प्रकाश गुजरती है, कहने में वर्षा का जो बूंद है उससे श्वेत प्रकाश गुजरती है तो अपवर्तन के समय 7 रंगों में विभाजित होकर वर्षा की बूंद दूसरी सतह पड़ती है, अंशतः परिवर्तित होकर पुनः पहली सतह पड़ती है। जैसे ये कोई बूंद है, ठीक है, यहाँ पर पड़ रहा, ठीक है, यहाँ पर पड़ रहा, फिर इसके इस बूंद पर, यहाँ इस बूंद से इस पर पड़ा, फिर इसी पर से इसी पर पड़ गया, पुनः पहली सतह पड़ते तो अपवर्तित आंखों तक पहुँचते और इसी से इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कैसे है क्या है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इतना सेक्टर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन ये इसको जान लेना में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं। अब हम लोग का फेवरेट क्वेश्चन और हमेशा लोगों का फेवरेट, जो बच्चा को कभी भी बुढ़वा सब गाँव में का पूछ देता है ये सब बात। तो ये देखते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते। पहले इसके हम मुख्य कारण को जानेंगे, मुख्य कारण चरणबद्ध जानेंगे कि चरणबद्ध, एक मिनट, पहले मुख्य कारण क्या है इसका, तारे टिमटिमाता है तो मुख्य कारण क्या है, उसको बाई एक एक स्टेप द्वारा जानेंगे, एक एक स्टेप के माध्यम से जानेंगे ना, तो काफ़ी हम लोग को हेल्प मिलेगा। देखिए तो कह रहा है मुख्य कारण इसका है, तारों से आने वाली रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है तो हवा की अलग अलग परतों में घनत्व और तापमान का अंतर होता है। इन परतों में लगातार हलचल होता है, कहने का मतलब डिस्टरबेंस कहने का मतलब डिस्टरबेंस, दैट मीन धूल कण,
धूलकण ये सब। हवा का बहना, तापमान बदलना होने के कारण प्रकाश के अपवर्तन बार बार बदलता है। जस्ट पीछे अभी जस्ट बताया, बार बार बदलता है। इससे तारे की रोशनी का रास्ता थोड़ा थोड़ा मुड़ता रहता है और हमें कभी तेज कभी मंद यानी टिमटिमाता दिखाई देता है। ये तो हो गया कि एग्जाम के व्यू से लिखने के लिए कैसे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या क्या कारण है। मुख्य कारण तो हो गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कैसे 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 तारा टिमटिमाने का क्या क्या प्रोसेस है। तो इसमें 2 या 3 प्रोसेस है जो हम देखेंगे, चरण दर चरण बता रहे थे ना। पहला क्या है, तारे से प्रकाश निकालना। बात वही है, लेकिन इसको ना थोड़ा यूनिक बनाने के लिए ऐसा हम किए हैं, ठीक है। तारे जो होता है ना पृथ्वी से बहुत दूर है, लाखों करोड़ों माइल्स दूर है, इसीलिए उसका प्रकाश बहुत पतली सी किरण के रूप में आता है। तो ये चीज़ समझ गए। अब दूसरा, पीछे वाला बात को ही लिख रहे हैं, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत एडवांस तरीके से लिखने का एक तरीका हो गया। तो पहला, तारे से प्रकाश निकलता है। दूसरा, वायुमंडल में प्रवेश। जब प्रकाश पृथ्वी को वायुमंडल की अलग अलग घनत्व वाली परतों से गुजरता है तो उसका मार्ग बार बार मुड़ता रहता है। पीछे भी यही बात दृष्टि तक पहुँचना, यह मुड़ना हर पल थोड़ा थोड़ा अलग होता है, जिससे प्रकाश कभी ज़्यादा कभी कम पहुँचता है। परिणाम की तारा टिमटिमा रहा है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तारा टिमटिमा रहा है। तो ये सारा बात जो हम पीछे बताए वही यहाँ बताए, लेकिन इसको क्या कहें, बाई पॉइंट कर दिए ताकि आपको याद करने में, बाई पॉइंट कर दिए ताकि याद करने में आपको सहूलियत हो। तो तारे से प्रकाश निकलता है, कैसे निकलता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, दृष्टि तक। परिणाम क्या है, हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आइए आगे, ध्यान देने वाली बात क्या है भाई इसमें। ध्यान देने वाली बात यह है, ग्रह टिमटिमाते नहीं है या बहुत कम टिमटिमाते, क्योंकि वे पृथ्वी के पास है और उनका प्रकाश आँख की एक छोटी सतह से नहीं बल्कि थोड़ा बड़ा डिस्क जैसा होता है, जिससे वायुमंडलीय प्रभाव औसत हो जाता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये ग्रह के बारे में है, तो ग्रह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसको क्वेश्चन हम दिए हुए। आइए नेक्स्ट है, देखिए ये बताते हम इसको बाई फिगर बताने का प्रयास किए। देखिए यहाँ पर स्टार है, ठीक है, स्टार है। स्टार ये है जो स्पेस है, स्पेस निर्वात है, कोई खाली जगह कुछ नहीं। ये जो है ना वायुमंडल की एक ऊपरी परत है, क्या है, और बीच में अभी जस्ट बताया कि बीच में हवा डिस्टर्बेंस होता है, धूलकण। अभी पीछे बताया ना कभी कभी मूड उड़ जाता है इधर से उधर, ये धूलकण है। हवा की परतों में घनत्व, तापमान में अंतर, ये सारा चीज़ है। और ये वायुमंडल की निचली परत है और ये हमारा आँख है, जिसके कारण हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो वही बात है, इसको बाई फिगर बताने का प्रयास किया कि सबसे पहले मान लीजिए ऊपर स्टार है, बीच में कोई खाली स्पेस है, पूरा स्पेस है जो निर्वात है। यहाँ से कोई आ रहा है तो बीच में वायुमंडल की ऊपरी परत पर से टकराता है, तो बीच में बहुत सारे हलचल होने के कारण, जैसे हवा के परत घनत्व, तापमान का अंतर, वायुमंडल की निचली परत, इसके कारण हमारे आँखों तक पहुँचता है और थोड़ा थोड़ा टिमटिमाता है, तो हमें प्रतीत होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे, ग्रह और उपग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, अभी जस्ट पीछे बताए थे। इसका उत्तर खगोल भौतिक और वायुमंडलीय अपवर्तन से जुड़ा है। अब ग्रह और उपग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसको जानने से पहले तारे क्यों टिमटिमाते इसके बारे में जानना काफ़ी जरूरी है, जो हम जान चुके। फिर एक बार जानना है तो यहाँ पर जानिए, अभी जस्ट अभी इसके बारे में पढ़े कि तारे पृथ्वी के अत्यंत दूरी स्थित है, जिससे वह हमें एक बिंदु स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं। जब तारों से आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी को वायुमंडल से गुजरती है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों में तापमान और घनत्व में अंतर के कारण प्रकाश का मार्ग बार बार मुड़ता है। इस प्रक्रिया को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसके फल परिणाम स्वरूप तारे की चमक और स्थिति में क्षणिक परिवर्तन होता है, जिसे हम टिमटिमाना कहते हैं। क्षणिक परिवर्तन होता है जिसे हम टिमटिमाना कहते हैं। तो ग्रह और उपग्रह नहीं टिमटिमा, उसको जानने से पहले तारे क्यों टिमटिमाते ये जाने, क्योंकि ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो क्यों नहीं टिमटिमाते आइए बताते हैं। इसको भी ना हम चरणबद्ध तरीके से बताने का प्रयास करें। देखिए निकटता और आकार में दो टर्म है, निकटता और आकार। पहला पॉइंट क्या है, निकटता और आकार। ग्रह और उपग्रह पृथ्वी की अपेक्षाकृत
निकट है, ग्रह और उपग्रह पृथ्वी की अपेक्षाकृत निकट है, जिसमें वे हमें एक विस्तृत स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं, न कि बिंदु के स्रोत के रूप में। ग्रह जो है ना, ग्रह और उपग्रह पृथ्वी के बहुत करीब है, अपेक्षाकृत तारे के बहुत निकट है। इसी कारण से वो अब हमें बिंदु स्रोत के रूप में नहीं बल्कि बहुत विस्तृत स्रोत के रूप में देखते, इसीलिए वो नहीं टिमटिमाते। दूसरा बात है प्रकाश का औसत प्रभाव, ये दूसरा पॉइंट है, प्रकाश का औसत प्रभाव। चूँकि ग्रहों का प्रकाश एक विस्तृत क्षेत्र से आता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण किरणों में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप ग्रहों की चमक स्थिर प्रतीत होती है और वो टिमटिमाते नहीं है। तो ये दो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो इसके दो है, निकटता और आकार, दूसरा है प्रकाश का औसत प्रभाव। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उदाहरण के तौर पर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि हम आप एक दूर की मोमबत्ती को देखें तो उसकी लौ टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यदि आप एक बल्ब को देखें तो उसकी रोशनी स्थिर दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार तारे मोमबत्ती की तरह है, तारे क्या है, मोमबत्ती की तरह, ग्रह बल्ब की तरह होते हैं। कितना अच्छा एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया, उतना दूर जाना ही नहीं, तारा और ग्रह पर जाना ही नहीं, इतना आसान एग्जाम्पल से मोमबत्ती को तारे के समान समझ लो, ग्रह को बल्ब के समान समझ लो। निष्कर्ष क्या निकलता है, तो ग्रह और उपग्रह पृथ्वी के निकट होने के कारण, विस्तृत प्रकाश स्रोत होने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव उस पर न्यूनतम होता है, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं है, जबकि तारे दूरस्थ बिंदु स्रोत से होने का वायुमंडलीय प्रभाव से टिमटिमाते हैं। तो ये चीज़ हो गया। इस वही बात सब ना निष्कर्ष करके तो बार बार करके पढ़ा रहे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए आगे आइए। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये इतना फेमस क्वेश्चन है, क्या कहे आप लोग। चलिए, जब सूर्य प्रकाश से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडलीय में पाए जाने में गैसों के पानी के बूंदे धूल कणों में प्रकीर्णित होता है। इन सभी कणों में सबसे सूक्ष्म गैस के अणुओं का होता है, जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है। यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है और प्रकाश नीला प्रतीत होता है। तो आपसे एक पूछता है एग्जाम में यहाँ से पूछेगा कि आकाश से जो अणुओं का जो प्रकीर्णन होता है उसमें सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो नीला रंग के होता है। आपको याद रखना है ये चीज को, ठीक है। ये चीज समझ गए आप लोग। जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो एक चीज देख रहे हैं, इसमें ना सबसे ज़्यादा धूल कण, डिस्टर्बेंस, प्रकीर्णित, यही सारे बातों का सूक्ष्म कण, यही सारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा डील किया गया है इसके इसके अंतर्गत, मतलब घुमा फिरा के वही बात कर रहा है। तो जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी को वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इसके वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के पानी के बूंदे धूल कणों से प्रकीर्णित होता है, और इन सभी कणों का सबसे सूक्ष्म कण गैसों के अणु जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है, और यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचते और आकाश में नीला प्रतीत होता है। तो ये चीज़ को याद रखना है आपको। आइए आगे। अब आकाश काला क्यों दिखाई देता है भाई, आकाश काला क्यों दिखाई देता है, ये तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होती। क्या होती है, ये तो इतना फेमस क्वेश्चन, ये आपको कभी भी ध्यान दीजिएगा कि 2 नंबर या 5 नंबर पूछता नहीं है, जनरली आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछता है, आज तक पूछता है, कभी कभी एक्सेप्शन में पूछ देता है। तो आपको याद है आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। या ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता, अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है, ये भी ऐसे करके भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसको याद रखेंगे। आइए
बादल के रंग सफ़ेद क्यों होते हैं? बादल के रंग सफ़ेद इसलिए होते हैं कि पानी के जब बूंद बड़ा होने के कारण सभी रंगों का प्रकीर्णन समान होता है। कहने का मतलब बादल के रंग सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि बादल में पाए जाने वाले पानी की बूंद का बड़ा होने के कारण, मतलब पानी का जो बूंद होता है ना बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसी कारण प्रकीर्णन सभी रंगों का समान प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण सफ़ेद दिखाई देता है। बादल सफ़ेद दिखाई, उसी में जब स्वर्ण पट्टी प्राप्त होती है, स्वर्ण पट्टी प्राप्त होती है, ऐसे पढ़े हैं ना अभी जस्ट पीछे की स्वर्ण पट्टी प्राप्त होती है, जस्ट लाइक वही चीज़ है यहाँ पर। बादल का रंग सफ़ेद इसलिए दिखाई देते क्योंकि बादल में पाए जाने वाले पानी की बूंद का बड़ा होने के कारण सभी रंगों का प्रकीर्णन समान होता है, जिसके कारण बादल साफ दिखाई पड़ते हैं। ये चीज़ समझ गए होंगे। इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं, आपको करना कुछ नहीं। अब एक क्वेश्चन है कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देते सूर्यास्त और सूर्योदय के समय? देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि पूछता तो नहीं है, संभावना कम होता है पूछने का, लेकिन क्योंकि ये इतना फेमस क्वेश्चन होगा कि बोर्ड भी समझता है कि अरे बच्चा ही पढ़ता है इसलिए नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी रेयर केस में पूछ देता है। देखिए तो इसको ना हम 2-3 चरण में बताएंगे, जैसे पीछे बताएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देने के कारण सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में प्रकीर्णन है। अब सीधा सीधी पूछेगा 1 नंबर में तो इतना लिख के छोड़ देंगे जब ये 1 मार्क्स का पूछे, ठीक है, 1 मार्क्स का जब पूछे तब तो सूर्य लिखेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण है सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में प्रकीर्णन, बस हो गया। अब इसको चरण दर चरण कैसे 5 नंबरी में लिखेंगे उस बात पर दिमाग। देखिए ऐसे लिखिएगा ना तो होता कि एग्जामिनर का फोकस अच्छा जाता और मार्क्स देता बहुत है। ऐसे लिखिए सीधे फुल दीवार लिख दीजिए, सीधे ऐसे लिख दीजिए, इसमें ऐसे लिख दीजिएगा तो क्या होगा, एग्जामिनर का फोकस करेगा सब ऐसा ही लिखा है, ये भी ऐसा ही लिखा है, लेकिन पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखें तो एग्जामिनर का फोकस जाएगा ज़्यादा। और कभी पॉइंट लिखिए तो ब्लैक पेन से लिखिएगा, उससे क्या होता है इम्प्रेशन आपकी कॉपी का अच्छा जाता है एग्जामिनर के पास। तो सूर्य का प्रकाश सफ़ेद होता है, ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश सफ़ेद प्रकाश है जिसमें सभी रंग जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी का मिश्रण होता है सफ़ेद रंग में। अभी जस्ट पीछे पढ़े कि बादल का रंग सफ़ेद क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा गोला होता है पानी का, इसके कारण ये सारी बात को हमने जाना है। तो सूर्य का प्रकाश सफ़ेद होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश के समय जिसमें सभी रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी का मिश्रण होता है। वायुमंडल में प्रकाश का परिकर्णन पास, दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो हवा में मौजूद छोटे कण कहने का मतलब धूल कण अणु उसमें बिखेरते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, नीला और जामुनी रंग का छोटा, अभी जस्ट बताया तरंग दर होते हैं इसीलिए वो ज़्यादा बिखर, जिसका तरंग दर जितना कम होगा वह उतना ज़्यादा बिखरेगा। इसको आपको याद रखना है कि जिसका तरंग दर जितना कम होगा, जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा फैल। कहते हैं ना अधगल गौरी छलका जाए, गांव देहात में वो कहावत है कि जिसके पास कुछ नहीं रहता है ना वो अपना आपके बाबुए साहब समझ ले रहता है, तो वही बात यहाँ पर है, ठीक है। तो नीला और जामुनी रंग ऐसा जिसमें छोटे तरंग दर को होते इसीलिए वो ज़्यादा बिखरते। नहीं कहे गाँव में कि पैसा नहीं कमाए लेकिन बहुत इज्जत कमाए, तो छोट बुद्धि छोट सोच, वह बात यहाँ पे। लाल और नारंगी रंग लंबे तरंग दर इसीलिए वे कम बिखेरते और सीधी हमारी आँख तक पहुँचते। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा सबसे अधिक तरंग दर किसका होता है, सबसे अधिक तरंग दर किसका होता है, तो लाल का होता है, और सबसे कम किसका होता है तो नीला का होता है। इसको आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक विशेष कोण बनता है, सूर्य और शाम सूर्य के नज़दीक क्षितिज पर होता है, एकदम कॉर्नर पर होता है, इसी कारण वो सूर्य लाल दिखाई देता है। इस समय सूर्य की रोशनी वायुमंडल से लंबा रास्ता तय करते हैं जिससे नीला और हरा लगभग सभी दिशाओं में बिखर जाता है। ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन रखना है। क्या रखना है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, वेवलेंथ सबसे किसका होता है, लाल का होता है, सबसे कम किसका होता है, नीला का होता है।
या बैगनी देगा तो बैगनी का भी होता है। मतलब देखिएगा वो टेबल जब बताया ना, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको दे देगा और उसका रेंज दे देगा, बोलेगा बताइए। तो रेंज जब तक याद नहीं रहेगा तब तक कैसे बता पाए, इसीलिए उस टेबल को दिया गया कि आप उस रेंज को याद करें। आइए आगे। इसलिए जो प्रकाश सीधे हमारी आंख तक पहुंचता है वो मुख्य रूप से लाल और नारंगी होता है, ये बात है। अब एक दिमाग में आएगा कि सर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे इसको लिखेंगे भाई। ये सारा पूरा बात को भूल जाइए, अगर भूलना है तो सारे बात को भूल जाए। अगर लिखने का, किसी को समझाने का वर्बली होता है ना, कभी कभी मिल जाता है कोई जिसको वर्बली समझाना पड़े, तो अगर वर्बली समझाने का आ जाए तो ये सीधे बात, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीला और हरा रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं और केवल लंबे तरंग दैर्घ्य वाला लाल रंग सीधी हमारी आँख तक पहुँचता है, इसीलिए सूर्योदय के समय लाल या सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। तो ये चीज़ पूरा चीज़ का एक निचोड़ आ गया ये, ठीक है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है इसीलिए लाल दिखाई देता है, अगर दूसरे का होता तो दूसरा दिखाई देता, वही बात। तो पूरा चीज़ का ये सार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा चीज़ आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई पूछे तो इतना तो ये आपका 3rd चैप्टर, कौन सा चैप्टर, 3rd चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।